जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए। अब रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम रोज़ आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर आते हैं। और इसमें आज हम जो टॉपिक्स लेकर आए हैं आपके सामने, वो गर्भावस्था, टीकाकरण, रोग, पोषण, शिशु देखभाल और आंगनबाड़ी से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। और इस एक क्लास में ही आपका पूरे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। हर एक मैराथन में एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। तो अगर इससे पहले भी हमने एक मैराथन क्लास ले ली थी, और वो मैराथन क्लास में हमने आपको पूरा जो टॉपिक है, मतलब पूरा एक मॉडल पेपर ही कंप्लीट करा दिया था। मॉडल पेपर लगवाया था हमने उसमें, और हर एक टॉपिक से उस मॉडल पेपर में क्वेश्चंस लिए थे। और आज की जो मैराथन क्लास है उसमें हमने गर्भावस्था, टीकाकरण, रोग, पोषण, शिशु देखभाल और आंगनबाड़ी टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं। और ये वाले टॉपिक हम आपको इसी क्लास में पूरे कंप्लीट करवा देंगे। तो ये वाली जो अगली, मतलब हमने पिछली जो क्लास ली थी मैराथन क्लास मॉडल पेपर की, अगर आपने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप टॉप 100 जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन है उसमें जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पूरी महा मैराथन क्लास आपको देखने को मिल जाएगी कल की। और इसके अलावा अभी तक हमने टैक्स जो इसमें हमने अभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लगवाए थे, जिसमें से 6 प्रैक्टिस सेट लगवाए थे हमने। और 6 प्रैक्टिस सेट अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप टॉप 100 जो क्वेश्चन का सेक्शन है वहाँ जाकर उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं ये पूरी 7 जो मार्च को से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको लेकर टारगेट की गई क्लासेस हैं। और इन क्लासों में हम आपको पूरे टॉपिक के पूरे ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं हम आपको पूरे कंप्लीट करवा रहे हैं। और हर एक क्लास में एक पूरा टॉपिक जो रहता है 3 से 4 टॉपिक हम एक ही क्लास में कंप्लीट करा देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करवाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आप क्लास को देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चंस को सही से लगाइएगा, हर एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और देन फिर क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। और हर कितने आपके आंसर बिल्कुल ठीक होते हैं तो बिल्कुल लास्ट में जब आप क्लास एंड हो जाती है तो उस समय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक गए हैं। बस आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा और हर एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाना होगा, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स देगा। अगर आप थोड़ा सा भी गलत तरीके से उस क्वेश्चंस को पढ़ने में अगर गलती कर देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए और देन फिर आप अपना करिएगा। और ये जो इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और आपके टॉप 5000 वाला सेक्शन है उसमें भी आपकी पूरी क्लासेस डली हुई हैं, और टॉप 100 वाला जो सेक्शन है उस क्वेश्चन वाला उसमें भी आपकी पूरी क्लासेस डली हुई हैं। अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा है तो इन दोनों सेक्शन की क्लासेस को आप अगर स्पीड तेज करके भी आप देखेंगे तो भी आपके एग्ज़ाम में 170 प्लस आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अभी तक अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और टॉप 5000 और टॉप 100 वाले सेक्शन में जितनी भी क्लासेस हैं आप सभी क्लास को तेज़ स्पीड में करके देख सकते हैं। तो आपके पूरे जो भी है पेपर में बहुत अच्छा इजी आप पेपर दे सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं सभी लोग। जैसे कि मैराथन पोस्टर में हमारे थंबनेल में लिखा भी है कि आज की जो क्लास है ये पूरी रिवीजन की क्लास है, जिसमें हम आपको क्या करवाएंगे, गर्भावस्था से संबंधित क्वेश्चन, टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन, रोग से संबंधित, पोषण, शिशु देखभाल। इसके अलावा हम आपको आज की क्लास में आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस भी आज की क्लास में आपको हम
करवाएंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और आज की क्लास लेने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सभी लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर ही आंसर दीजिएगा, है ना। थोड़ा टाइम लेकर, थोड़ा ध्यान से पढ़कर और फिर करें। बस चलिए, अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। पहले क्लास स्टार्ट हो उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर लेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोग ने क्लास को शेयर ज़रूर किया होगा, और क्लास को शेयर भी किया होगा, और पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। एक बार सभी लोग के पास 20 सेकेंड्स हैं, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। सबके पास 20 सेकेंड्स हैं, फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग एक बार क्लास को सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अब स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर लगाएंगे। और सबसे पहले जो है टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन है, रोग से संबंधित क्वेश्चन है, तो ध्यान से लगाइए और क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि चेचक रोग का कारण कौन सा है। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये जो चेचक होता है, चेचक किस के कारण से होता है। बेरियोला वायरस के कारण होता है, या बेरीसेला जोस्टर के कारण होता है, रुबेला वायरस के कारण होता है, या रेब्डो वायरस के कारण होता है। बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कि चेचक जो है वो किसके कारण से होता है, किस वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, चेचक जो है, चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक बेरियोला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, बेरियोला वायरस के कारण होता है क्या, चेचक होता है। जबकि अगर हम, है ना, चिकन पॉक्स देखें तो जो चिकन पॉक्स होता है बेरीसेला जोस्टर के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, बेरीसेला जोस्टर के कारण होता है क्या, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो बेरीसेला जोस्टर के कारण, जबकि बेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियोला वायरस में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, बताइए। अनुवांशिक, देखिए जो वायरस होते हैं उसमें अनुवांशिक रूप से या तो आरएनए होता है, या फिर डीएनए होता है, या फिर क्या होता है, डीएनए होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो बेरियोला वायरस है, मतलब जो चेचक का वायरस होता है, उसमें कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है। बताइए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, या फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, या डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। बताइए, जो बेरियोला जो वायरस होता है उसमें निम्न कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे। तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो इसमें बेरियोला जो वायरस होता है उसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, तो बेरियोला जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, मतलब इसमें डीएनए होता है। क्या होता है, इसमें डीएनए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो क्या होता है, राइट आंसर इसका क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। इसके अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और ये जो बेरियोला वायरस जो होता है ये क्या करता है, तो ये चेचक के लिए उत्तरदायी होता है। ये किसके लिए होता है, तो चेचक के लिए उत्तरदायी होता है। और इसमें, है ना, पॉक्सीविरिडे परिवार का भी होता है, ये भी याद रखें, पॉक्सीविरिडे परिवार का होता है। और बेरियोला वायरस मतलब चेचक के जो वायरस है उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। क्या होता है, इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। बताएं, चेचक का टीका किस प्रकार का टीका है। बताएं, चेचक का जो टीका है वो किस प्रकार का टीका है। एक क्षीण टीकाकरण है, टीका है, या निष्क्रिय टीका है, या दूसरी पीढ़ी का टीका है, या तीसरी पीढ़ी का टीका है। बताएं।
किस प्रकार का टीका है। तो जो चेचक का टीका है अभी हमने देखा कैसा है, उसमें डबल स्टैंड जो है, डबल स्टैंड इसमें डीएनए मिलता है ना, डबल स्टैंड इसके वायरस में डबल स्टैंड डीएनए होता है। ठीक है, आप इसको याद रखें कि डबल स्टैंड इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। और इसका जो टीका होता है, चेचक का जो टीका होता है वो कैसा होता है, तो चेचक का टीका जो होता है वो छीण टीका होता है। कैसा होता है, छीण टीका होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, छीण टीका होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका जो टीका होता है वो कैसा होता है, छीण टीका होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार का होता है, ठीक। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जो है ना, छीण मतलब क्या होता है, जीवित टीका है ये। एक क्या है, जीवित टीका है ना, छीण मतलब जीवित टीका है ये। अगर ऐसा छीण ना लिखा आए तो जीवित टीका लिखा आ सकता है, तो जीवित टीका होता है ये। ठीक है, चेचक का जो होता है वो कैसा होता है, जीवित टीका होता है। और ये है ना द्विभाजित सुई में इससे लगाया जाता है। कैसा, द्विभाजित सुई से लगाया जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या है, जीवित टीका है, मतलब कि छीण टीका है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, दिमित्री इवानोव्स्की हैं, या एडवर्ड जेनर हैं, या फिर एरिक अचारियस हैं, या फ्रांसिस्को रेडी हैं। बताइए कौन है जो कि इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। इम्यूनोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, बताइए इम्यूनोलॉजी के जनक किसको कहा गया है। दिमित्री इवानोव्स्की, एडवर्ड जेनर, या एरिक अचारियस, या फिर फ्रांसिस्को रेडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसको कहा गया है, तो एडवर्ड जेनर को कहा गया है। किसको कहा गया है, एडवर्ड जेनर को कहा गया है। और ये है ना, इन्होंने पहला टीका निर्माण करा था। पहला टीका इन्हीं ने निर्माण किया था। पहला टीका जो है इनका, इन्होंने निर्माण किया था पहले टीका का। ठीक है, और ये कब किया था, तो इन्होंने अच्छा पहले टीके का निर्माण करा, और वो भी इनको है ना एडवर्ड जेनर को इसलिए ही क्या कहा जाता है, तो इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। और ये किसका किया था, तो चेचक का ही किया था। किसका किया था, चेचक का चेचक के टीका ही बनाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिएगा बताइए कि चेचक का विश्व से उन्मूलन कब हुआ था। 1971 में हुआ था। देखिए इसमें पूछा है, भारत से नहीं पूछा, विश्व से पूछा है कि विश्व से कब उन्मूलन हुआ था। 1971 में, 1977 में, 1967 में, या फिर 1980 में। बताइए कब हुआ था, कब विश्व से जो चेचक का उन्मूलन कब हुआ था। सभी लोग आंसर इसका लगाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और साथ साथ क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कब हुआ था, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लास्ट जो इसका मतलब कि आखिरी केस इसका कब आया था, तो आखिरी केस आया था 1977 में। कब आया था, आखिरी जो केस था वो कब आया था इसका, तो आखिरी केस आया था 1977 में। जबकि उन्मूलन कब हुआ था, 1980 में। 1980 में इसका क्या हुआ था, उन्मूलन हुआ था। ठीक है, 1980 में इसका उन्मूलन हुआ था। ठीक है, उन्मूलन कब हुआ था पूरे विश्व से, तो 1980 में हुआ था। और आखिरी केस कब आया था इसका, तो आखिरी केस 1977 में आया था। ठीक है, ये भी आप याद रखें। और अगर भारत में देखें तो भारत में कब किया गया था, तो भारत में इसकी पुष्टि मतलब 1989 में कर दी गई थी कि भारत चेचक से मुक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बताइए। क्वेश्चन दिया है चिकन पॉक्स में पहले शरीर पर और फिर चेहरे पर चकत्ते पड़ते हैं, यस और नो। बताइए हाँ और ना में आंसर देना है कि बताइए कि चिकन पॉक्स जब होता है तो उसमें पहले शरीर पर और फिर चेहरे पर चकत्ते पड़ते हैं, ये सही है या गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है ना। पहले चिकन पॉक्स में क्या होता है, पहले शरीर पर क्या होते हैं, चकत्ते पड़ते हैं। थोड़ा सा हमने इसके बारे में लेकर आए हैं कि पहले क्या होता है चिकन पॉक्स में शरीर पर पड़ते हैं, फिर चेहरे पर दाने आते हैं और दाने क्या होते हैं धीरे धीरे निकलते हैं और हर बार नए दाने के साथ फिर से हल्का बुखार आता है और दाने तरल पदार्थ के बिना जो पल्स होता है और पुष्टि मतलब पुटिकाओं में बदल जाता है, जो है ना उसके अंदर पीप होती है या जिसको मवाद बोलते हैं वो जो होती है वो किस में, पुटिकाओं में बदल जाती है और ये क्या हो जाता है फिर फुंसियों में चेंज हो मतलब फुंसियों के रूप रख लेता है और अंत में गहरे भूरे रंग की पपड़ी बन जाता है और वहाँ पर फिर क्या हो जाता है, निशान बन जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले चेहरे पर आते हैं और सबसे पहले शरीर पर दाने आते हैं चेचक में और फिर आते हैं चेहरे पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। क्वेश्चन है कि MMR वैक्सीन का पूरा नाम क्या है। तो देखिए MMR वैक्सीन का पूरा नाम क्या है, मम्स मीजल्स रेबीज है या फिर मैलिग्नेट मेलेनोमा रूमेटिज्म है या मीजल्स मम्स रुबेला है या फिर मैग्नीनेट मलेरिया या रूमेटाइड है। बताइए क्या है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये एक है ना, सबसे पहले तो MMR जो है ना एक कैसी है, संयोजित या संयोजन वैक्सीन है ना, ये कैसी है, संयोजन वैक्सीन है ये। ठीक है, संयोजन वैक्सीन है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसमें देखें तो ये है ना क्या करता है, तीनों बीमारी जो तीन बीमारी MMR जो है तीन बीमारियों से संबंधित है और तीनों से सुरक्षा देती है ना। और इस मतलब कि इस वैक्सीन को 2 खुराकें दी जाती हैं। इसकी कितनी दी जाती हैं, 2 खुराकें दी जाती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और ये किस किस से बचाता है, तो मीजल्स से बचाएगा, मम्स से बचाएगा और रुबेला से बचाता है। किससे बचाता है, तो मीजल्स मम्स और रुबेला से बचाता है। अगर हिंदी में अगर मीजल्स मम्स और रुबेला नहीं आए तो इसके अलावा क्या नाम आ सकता है, तो इसके अलावा आ सकता है, इसको खसरा भी बोला जाता है, तो खसरा, कंठमाला, ठीक है, कंठमाला और रुबेला को तो रुबेला ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये इन नामों से भी आ सकता है, इन तीनों के लिए भी मतलब इनके हिंदी नेम है, मीजल्स को खसरा कहते हैं, मम्स को कंठमाला कहते हैं और जो रुबेला होता है उसे रुबेला ही कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबडोवायरस का इम्यूनिवेशन पीरियड क्या है, इंक्लूबेशन पीरियड क्या है। बताइए क्वेश्चन क्या है कि रेबडोवायरस का इंक्लूबेशन पीरियड क्या है। बताएं क्या है, सभी आंसर लगाएंगे। 1 दिन, 2 सप्ताह, 10 से लेके 20 दिन तक, 2 से लेके 4 सप्ताह तक, 10 दिन से लेके 1 वर्ष तक। बताइए कितना है, सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे कि जो रेबडोवायरस था उसके इंक्लूबेशन पीरियड मतलब ऊषायान जो काल है वो कितना है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन से लेके 1 वर्ष तक होता है। कितना होता है इसका, 10 दिन से लेके 1 वर्ष तक इसका इंक्लूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, क्या होता है, इंक्लूबेशन पीरियड कितना होता है रेबडोवायरस का, 10 दिन से लेके 1 वर्ष तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेबीज का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। बताइए, ऊंचाई का डर लगना, पानी से डर लगना, बिल्लियों का डर लगना या फिर आग से डर लगना। बताएं
क्या होता है, इनमें से क्या चीज़ होती है। तो रेबीज़ जो होता है, रेबीज़ सबसे पहले तो क्या है, तो रेबीज़ कुत्ते बिल्ली इनके काटने से होता है। ठीक है, रेबीज़ क्या होता है, कुत्ते बिल्ली के काटने से, मतलब कि जो पागल जानवर होते हैं उनके काटने से होता है। सिंपल सी बात है कि ये कब होता है, पागल कुत्ते मतलब पागल जानवरों के काटने से होता है। ये किसके काटने से होता है, पागल जानवरों के काटने से होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसके जो लक्षण होते हैं, वो लक्षण जो होते हैं कब से दिखाई देते हैं, तो लक्षण इसके 2 से लेके 8 सप्ताह बाद शुरू होते हैं। कितने, आमतौर पर काटने के मतलब कि ये जो पागल कुत्ते काट लेते हैं, तो पागल जानवर जो काट लेते हैं, तो उसके 2 से लेके 8 सप्ताह के बाद, 8 सप्ताह के बाद क्या होता है, इनके लक्षण दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। और फिर ना इसमें लक्षण दिखने में 5 दिन या फिर 1 साल से भी ज़्यादा भी लग सकता है। और रेबीज से बचने के लिए टीका भी लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें है ना सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इसमें पानी से डर लगने लगता है। किससे डर लगने लगता है, पानी, रेबीज हो जाता है तो फिर किससे डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा काटने की जगह पर दर्द होता है। ठीक है, सिर दर्द होने लगेगा, बेचैनी, बुखार, फिर ये तो दौरे भी पड़ने लगते हैं। इसमें क्या होने लगते हैं, दौरे भी आने लगते हैं, दौरे भी पड़ने लगते हैं। ठीक है, लकवा जैसी स्थिति भी हो जाती है। ठीक, और कमजोरी हो जाती है। ये सभी फिर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज के लक्षण क्या है, तो रेबीज के कारण क्या होने लगता है, तो पानी से डर लगने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग आंसर भी लगाते हुए साथ साथ कमेंट बॉक्स में चलेंगे। और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो होने का सबसे पहला लक्षण क्या है, चल बताइए। पोलियो होने का सबसे पहला लक्षण कौन सा है, कि लकवा से पता चल जाता है कि इसको पोलियो हुआ है, या शरीर में सूजन आ जाती है, सिर आगे की ओर झुकने में असमर्थ हो जाता है, ये चलने में असमर्थता होती है। बताइए क्या होता है, सभी लोग बताएंगे कि जो पोलियो होता है उसका पहला लक्षण क्या होता है, बताएं क्या होता है पहला लक्षण। तो देखिए पोलियो का अगर पहला लक्षण देखें तो पहला लक्षण, वैसे तो ये सभी लक्षण इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसका पूछा गया है कि पहला लक्षण कौन सा है, तो पहला लक्षण हो जाता है कि इसमें है ना सिर को आगे की ओर झुकाने में असमर्थता हो जाती है। हमारा जो सर जो रहता है वो आगे की ओर झुक नहीं पाता है, मतलब कठिनाई होती है हमें आगे की ओर झुकाने में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पहला लक्षण हो जाएगा। इसमें पहला लक्षण पूछा है इसलिए हमने बताया, बाकी ये सारे लक्षण इसी के ही हैं कि लकवा हो जाना, शरीर में सूजन हो जाना, चलने में असमर्थता हो जाना, है ना, स्थायी विकलांगता आ जाना, और मतलब कि इनमें से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। थकान होना, बुखार होना, बेहोशी महसूस होना, मांसपेशियों से संबंधित, जैसे मांसपेशियों में कमज़ोरी वगैरह आना, है ना, मांसपेशियां कांपना, मांसपेशियों को नुकसान पहुंचना, तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। लेकिन इसमें सबसे पहला लक्षण क्या दिखाई देता है कि सिर को आगे की ओर झुकाने में क्या हो जाती है, असमर्थता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोलियो के संक्रमण से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए पोलियो के संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए ये आंतों के स्राव में फैलता है, या ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है, या फिर ये मक्खियों द्वारा फैलता है, या फिर ये मच्छर के काटने से फैलता है। बताइए क्या इसमें से गलत हो सकता है, इनमें से कौन सा जो है विकल्प गलत
हो सकता है। ठीक है, बाकी 3 सही हैं और 1 गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखिए, सबसे पहले तो है कि ये आंतों के स्राव में फैलता है, इससे फैलता है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है, तो ये भी सही है। ये मक्खियों से भी फैलता है, ये भी सही है, लेकिन ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, तो ये गलत है ना। मच्छर के काटने से तो कौन सा फैलता है? मलेरिया फैलता है, ना कि पोलियो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि ये मच्छरों के काटने से फैलता है, ये बात गलत है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन है, या फिर ओसोफेगस पोलियो वैक्सीन है, या ओरल प्लेग वैक्सीन है, या फिर ओसोफेगस वैक्सीन है? बताइए कौन सा क्या नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए जो ओपीवी है, ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है। क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये किसका नाम है? तो ओपीवी का नाम है। ये क्या करता है? एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है। इसका इस्तेमाल हम पोलियो वायरस से बचने के लिए किया जाता है। इसमें किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ हम पोलियो वायरस से बचने के लिए करते हैं। ठीक है, ओपीवी का उपयोग करते हैं। और इसमें ये जो ओपीवी है, ये है ना, ये पोलियो प्रतिरोधक दवा है। 5 साल तक के सभी बच्चों को ये पिलाई भी जाती है। और जो पैरालिटिक पोलियो जो माइलाइटिस होता है, उसके लिए ये दी जाती है। और इसमें पोलियो वायरस के 1, 2 और 3 प्रकार के संयोजन होते हैं, लेकिन इसमें फिर 1 और तीसरे टाइप का जो पोलियो का प्रकार है वो इसके अंतर्गत आता है। और ये मौखिक रूप से पिलाई जाती है, जैसे नाम में ही लिखा है। और इसके अलावा अगर देखें तो ये है ना, पोलियो वायरस में व्यक्ति से व्यक्ति प्रसार को रोकने में भी ये क्या करती है? मदद करती है। और इसका हम इसको कब पिलाते हैं? तो एक तो 6 सप्ताह में पिलाएंगे, जन्म के समय 6 सप्ताह, और फिर एक 10 सप्ताह, और एक 14 सप्ताह की उम्र तक दिया जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हम बोल रहे हैं आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और फिर आप उसको लगाइएगा, है ना। थोड़ा उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं। तो देखिए ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन नाम है। और इसको है ना ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? तो अल्बर्ट सबीन ने बनाया था इसको। ठीक है, विकसित किसने किया था? अल्बर्ट सबीन ने इसको विकसित किया था। और 1961 में इसको है ना व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया था ना। इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से पोलियो कब समाप्त हुआ था? 13 जनवरी 2011, 25 अप्रैल 2013, 27 मार्च 2014, या फिर 7 अगस्त 2010? बताइए कब किया गया था? बताएं, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो पोलियो भारत में पोलियो की रोकथाम जो है वो कब की गई थी? मतलब पोलियो भारत को पोलियो समाप्त कब हो गया था? पोलियो घोषित कब किया था? मतलब पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जनवरी 2011, है ना। सॉरी, कब किया गया था? तो इस मतलब कि आखिरी मामला कब आया था? जनवरी 2011 में आया था। आखिरी मामला कब आया था? आखिरी मामला कब आया था? तो आखिरी मामला आया था जनवरी 2011 में आया था। कब आया था? 13 जनवरी 2011 को आया था। लेकिन 2014 में इसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। कब? तो 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब कर दिया गया था? 2014 में घोषित कर दिया गया था। और भारत में जो पोलियो उन्मूलन पहल कब हुई थी? तो भारत में पोलियो
उन्मूलन पहल कब स्टार्ट, मतलब उन्मूलन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था भारत में? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कब? आखिरी मामला 2011 में, जनवरी 2011 में आया था, लेकिन पोलियो मुक्त 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त कर दिया गया। और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो वो चलाया गया था 1995 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये है भी कि 27 दिया गया है क्वेश्चन कि 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कर दिया था? भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोला जाए तो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जो है 1988 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन भारत में कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लेबीवायरस समूह निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बनता है? बताइए। जो फ्लेबीवायरस समूह होता है, फ्लेबीवायरस समूह, ये किस रोग का मतलब किस रोग का कारण बनेगा? अमीबिए, पेचिस और एस्कारियासिस का बनेगा? रेबीज और प्लेग का बनेगा? डेंगू और टिटनस का बनेगा? डेंगू और पीला बुखार का बनेगा? बताइए किसका बनेगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्लेबीवायरस समूह निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन सकता है? बताएं। सभी लोग आंसर जरूर लगाते हुए चलेंगे, साथ साथ में क्लास को शेयर करते हुए भी चलेंगे। क्लास पसंद आए तो आप बिल्कुल क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चल नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू और पीला बुखार। डेंगू और जो पीला बुखार रहता है, इसमें फ्लेबीवायरस समूह जो रहते हैं वो इन रोगों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। डेंगू और पीला बुखार। डेंगू का याद रखें आप कि डेंगू जो होती है, इसमें अगर डेंगू के लक्षण देखें तो डेंगू के जो लक्षण होते हैं, डेंगू के जो लक्षण होते हैं वो कैसे होता है? इसमें याद रखें प्लेटलेट्स जो हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, है ना। प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी? डेंगू में कम हो जाती हैं। और इसमें दाने, शरीर पर दाने आ जाते हैं, सिर दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, और तेज बुखार आ जाता है। ये सब क्या होते हैं? गंभीर मामलों में तो रक्तस्राव, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेमरेज भी हो जाता है, सदमा सा भी लगने का डर रहता है। तो ये सब इसके लक्षण हो जाते हैं। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्लेबीवायरस जो समूह है वो डेंगू और पीला बुखार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्स का पूरा नाम क्या है? बताइए सार्स का पूरा नाम क्या है? सिल्क एसोसिएटेड रेस्पायरेटरी सिंड्रोम है, या सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम है, सैंड एक्वायर्ड रेस्पायरेटरी सिंड्रोम है, सीवियरली एसिमिलेटेड रेस्पायरेटरी सिंड्रोम है? बताइए क्या है ना। सार्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि सार्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो याद रखें आप, सार्स जो है, सार्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम है। और ये जो सार्स है ये कोरोना वायरस जो है, कोरोना जो होता है वो सार्स जो सिंड्रोम है इसी के कारण होता है। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम के कारण ही होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए। जो स्वाइन फ्लू जो वायरस होता है वो किसके कारण से होता है? बताएं।
स्वाइन फ्लू वायरस जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो देखिए स्वाइन फ्लू वायरस का देखें तो किसके कारण से होता है स्वाइन फ्लू वायरस? तो स्वाइन फ्लू वायरस S1H1 से होता है, या X1Z1 से होता है, या H1N1 से होता है, या N1M1 से होता है? बताइए किससे होता है? तो देखिए स्वाइन फ्लू जो होता है वो किससे होता है? H1N1 वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? H1N1 वायरस के कारण होता है। जबकि H5N1 के कारण क्या होता है? H5N1 के कारण क्या होता है? तो बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। आप इसको भी याद रखें, ठीक है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 के कारण होता है। जबकि स्वाइन फ्लू जो होता है वो क्या होता है? H1N1 के कारण होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरोटिड ग्रंथि की दर्दनाक सूजन पैदा करने वाला वायरस कौन सा है? बताइए। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसकी दर्दनाक सूजन पैदा मतलब उसमें सूजन उत्पन्न हो, तो ऐसा कौन सा वायरल के कारण पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है? खसरा में आती है, कंठमाला में आती है, रेबीज में आती है, या फिर इन्फ्लुएंजा में आती है? बताइए आंसर क्या होगा इसका? सभी लोग आंसर साथ साथ में लगाते हुए चलेंगे कि पैरोटिड ग्रंथि जो रहती है उसकी दर्दनाक सूजन पैदा करने वाला वायरल रोग कौन सा है? तो देखिए पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पर, तो उससे क्या होगा? तो जो पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के नीचे होती हैं और मम्स के कारण हो जाती है। वो किसके कारण होती है? मम्स। और मम्स को हम क्या कहते हैं? तो कंठमाला कहते हैं। क्या कहा जाता है? मम्स को कंठमाला कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंठमाला, ठीक है। तो कंठमाला जब हो जाता है, तो मम्स जब हो जाते हैं, तो हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं उनमें क्या हो जाता है? सूज जाती हैं और उनमें क्या होता है? दर्द होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए किस प्रकार का हेपेटाइटिस रक्त और यौन संपर्क से नहीं फैलता है? देखिए हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक हेपेटाइटिस ऐसा है जो रक्त से और यौन संपर्क से नहीं फैलता है। बताइए किस प्रकार का हेपेटाइटिस रक्त या यौन संपर्क से नहीं फैलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस A, B, C या फिर D? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस A। क्या? हेपेटाइटिस ए जो है ये किसी से नहीं फैलता है, इसमें मतलब कि ये रक्त और यौन संपर्क से नहीं फैलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि जो है ना क्या कहते हैं हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है, ये दोनों बी और सी जो है ये दोनों किससे फैलते हैं? रक्त से, है ना, इनके शरीर के तरल पदार्थ के जरिए ये फैलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का टीका भी लगवाया जाता है और हेपेटाइटिस बी जो है और सी ये दोनों यौन संपर्क के जरिए भी फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी में क्या होता है कि जन्म के दौरान संक्रमित माँ अगर है तो भी बच्चे में आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और लेकिन हेपेटाइटिस ए जो होता है वो रक्त और यौन संपर्क से नहीं फैलता है। क्लियर हो हुआ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दोनों फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस ए जो है वो नहीं फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए हेपेटाइटिस बी संक्रमण रोग को रोकने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बताइए हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? BCG वैक्सीन दी जाती है, सबिन वैक्सीन या साल्क वैक्सीन या फिर रिकॉम्बी वैक्स HB दिया जाता है? बताइए कौन सा टीका लगाया जाता है? सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख के बताएंगे। और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर देंगे और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी होता है इसके लिए कौन सा हम मतलब इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाते हैं। तो याद रखें आप कौन सा? रिकॉम्बी वैक्स HB इसके लिए टीका लगाया जाता है, ठीक है। कौन सा? रिकॉम्बी वैक्स HB जो है इसके लिए टीका लगाया जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कौन सा रोगाणु निमोनिया रोग का कारण बनता है। बताइए निमोनिया किसके कारण से होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएजा के कारण, या साल्मोनेला टाइफी के कारण, या फिर मिक्सोवायरस इन्फ्लुएजा के कारण, या फिर बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण। बताइए निमोनिया किसके कारण से होता है। निमोनिया रोग का कारण क्या है, बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये जो निमोनिया होता है ये किसके कारण से होता है, तो राइट आंसर इसका निमोनिया ये किसके कारण से होता है, तो राइट आंसर इसका क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएजा के कारण होता है। किसके कारण होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएजा के कारण ये होता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वैसे इसमें बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है, लेकिन इसमें इन्फ्लुएजा फ्लू भी होता है ये, इसलिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से कहाँ जाएंगे तो हेमोफिलस इन्फ्लुएजा के कारण होता है। किसके कारण होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएजा के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमोफिलस इन्फ्लुएजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र हो जाता है, और एलर्जी वगैरह मतलब कि कारण भी बन सकता है निमोनिया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, निमोनिया में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, साल का टीका, बीसीजी का टीका, या फिर न्यूमोनोकोकल टीका, या टीएबी टीका। बताइए कौन सा टीका दिया जाता है, बताएं कौन सा टीका दिया जाता है, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है। तो देखें निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, तो न्यूमोकोकल टीका लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, न्यूमोकोकल जो टीका है ये लगाया जाता है, न्यूमोकोकल टीका लगाया जाता है। और इसमें न्यूमोकोकल रोग को कम करने में कम से कम 50% जो रहता है प्रभावी होता है। और इसकी जो मतलब कि ये जो वैक्सीन होती है ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी मानी जाती है, ये वाली वैक्सीन। ठीक है, तो ये वाला जो वैक्सीन मतलब कि इनको बचाने के लिए किया जाता है, तो निमोनिया से बचाव के लिए तो न्यूमोनोकोकल टीका लगवाया जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि क्लास्ट्रीडियम टिटेनी किस प्रकार की विषाक्त पदार्थों को छोड़ता है जो आगे चलकर टिटनस का कारण बन जाता है। बताएं जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो है, देखिए सबसे पहले तो टिटनस किसके कारण से हो जाता है, तो टिटनस हो जाता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक वायरस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और ये जो टिटनस मतलब कि जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो कौन सा एक पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ देता है कि जो कि बाद में टिटनस बन जाता है, तो वो बोटुलिनम टॉक्सिन छोड़ता है, या मस्करिन छोड़ता है, या डाइऑक्सिन छोड़ता है, या फिर टेटानोस्पामिसमन छोड़ता है। बताइए कौन सा छोड़ता है, बताएं। सभी लोग आंसर लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, तो ये क्या छोड़ता है, टिटानोस्पास्मिन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, टिटानोस्पास्मिन नामक एक पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ देता है, जो कि बाद में क्या बन जाता है, तो टिटेनस का कारण बन जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेपोनेमा पैलिडम निम्नलिखित में से किस एसटीडी के लिए जिम्मेदार है। बताइए एसटीडी मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं, बताइए मतलब कि एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में से ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है वो किस प्रकार की डिसीज़ उत्पन्न करता है। ये एक
वेक्टर है जिसके कारण से ये रोग होता है। अब इनमें से बताएं कौन सा रोग होता है। तो सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, या चेकॉइड होता है, या फिर हर्पीज होता है। बताइए किस प्रकार का होता है। तो देखिए ट्रेपोनेमा पैलिडम जो रहता है वो किसका कारण होता है। तो याद रखना सिफिलिस का कारण होता है। किसका कारण होता है, सिफिलिस का कारण होता है। तो जो सिफिलिस होता है वो किसके कारण से होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। याद रखें आप, है ना। ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण कौन सा रोग होता है, सिफिलिस होता है। और ये एक कैसी बीमारी है, तो एसटीडी बीमारी है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग है जो वायरस के कारण होता है और तथा रक्त के संपर्क से भी फैलता है। बताएं इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण हो रहा है और किसके रक्त के संपर्क से भी फैल रहा है। बताएं सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, चेक्रोइड है या ट्राइकोमोनिएसिस है। बताइए कौन सा रोग है, कौन सा यौन रोग है जो वायरस के कारण फैलता है। तो देखिए इनमें से कौन सा रोग है, तो याद रखें हेपेटाइटिस बी जो है ये एक यौन रोग है और ये रक्त के संपर्क से फैलता है। किससे फैलता है, रक्त के संपर्क से फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ही रक्त के संपर्क से फैलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए पुरुषों में मूत्र मार्ग शोध किसका मुख्य परिणाम है। अगर है ना, देखिए पुरुषों में जो मूत्र मार्ग में जो शोध जो कोई डिसीज होती है, कोई रोग होता है, तो वो कि कौन सा रोग है जो कि मूत्र मार्ग से संबंधित है। पुरुषों के मूत्र मार्ग से संबंधित इनमें से कौन सी बीमारी है। गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमाइडिया है या फिर चेक्रोइड है। बताइए कौन सी बीमारी है जो कि मूत्र मार्ग शोध से संबंधित है। बताएं, सभी लोग आंसर इसका देंगे कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषों में कौन सा मूत्र मार्ग शोध है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लेमाइडिया। कौन सा है, क्लेमाइडिया जो है वो क्या है, एक मूत्र मार्ग शोध है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लेमाइडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं कि गोनेरिया के मामले में संक्रमण का स्थान किसको छोड़कर सब कुछ है। देखिए गोनोरिया जब हो जाता है तो इनमें से कौन सा एक स्थान है जिस कि वहाँ पर संक्रमण नहीं होगा, बाकी सभी जगह पर गोनोरिया में संक्रमण होने की संभावना होती है। तो वो कौन सा स्थान है, गला है या फिर योनि है, लिंग है या फिर यकृत है। बताएं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखें गोनोरिया के मामले में कहाँ कहाँ पर हो सकता है संक्रमण, तो गले में भी हो सकता है, योनि में भी हो सकता है, लिंग में भी हो सकता है, लेकिन यकृत में नहीं होता। कहाँ पर नहीं होता, यकृत में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। बताएं प्रोटोजोआ के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है। ट्राइकोमोनिएसिस होता है या फिर गोनोरिया हो जाता है, जननांग मत्स्य हो जाते हैं या फिर चेक्रोइड हो जाता है। बताएं इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ से हो जाती है। तो देखें प्रोटोजोआ से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो प्रोटोजोआ से ट्राइकोमोनिएसिस हो जाता है ना। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है इनमें से, तो ट्राइकोमोनोएसिस जो है ये किससे हो जाता है, तो ये हो जाता है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, किससे संबंधित है, प्रोटोजोआ से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्लेमाइडियासिस से पीड़ित महिला में संक्रमण का सबसे आम स्थान कौन सा है। बताएं
जो क्लेमाइडियासिस रोग से जो पीड़ित महिला है उसके संक्रमण में सबसे आम स्थान कौन सा है? तो मूत्र मार्ग है, अंडाशय है, ग्रीवा से है, गर्भा से ग्रीवा है, या फिर गूदा है। बताइए कौन सा मार्ग जो है वो सबसे आम मार्ग है? बताएं, मतलब कि आम संक्रमण का सबसे आम स्थान है कोई भी महिला में, और कौन से रोग में? क्लेमाइडियासिस रोग में। तो देखें कौन सा स्थान कौन सा सबसे आम संक्रमण का स्थान है, तो वो गर्भाशय ग्रीवा है। कौन सा है? गर्भाशय ग्रीवा जो है वो सबसे आम संक्रमण का सबसे आम क्या है? मार्ग है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? गर्भाशय ग्रीवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा। तो याद रखें क्लेमाइडियासिस से पीड़ित कोई भी महिला है तो उसमें सबसे पहले अगर किसी में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलता है तो वो कौन सा होता है? तो वो गर्भाशय ग्रीवा है। राइट आंसर क्या हो जाएगी? गर्भाशय ग्रीवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए पीआईडी का पूरा नाम क्या है? पीआईडी का पूरा नाम क्या है? पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, निमोनिया संक्रामक रोग, या स्यूडो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, या पेरिटोनियम संक्रामक विकार। बताइए कौन सा रोग है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीआईडी का पूरा नाम क्या है? तो पीआईडी का पूरा नाम क्या है? तो पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। क्या है? पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। कौन सा? पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज क्या है? इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, पीआईडी है ना, पीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? बताइए ट्रोफोब्लास्ट के उंगली जैसे उभारों को क्या कहा जाता है? जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें जो उंगली जैसे उभार होते हैं उनको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, कोरियोनिक बिली कहते हैं, या फिर भ्रूण कहा जाता है? बताएं क्या कहा जाता है? आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर लगाएंगे। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद आए क्लास को तो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। बताएं क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ट्रोफोब्लास्ट में उंगली जैसे उभार होते हैं उनको हम उनको हम क्या कहते हैं? एक सेकेंड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोरियोनिक बिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियोनिक बिलाई कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोरियोनिक बिली कहा जाता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ये गलत है ना, ऑप्शन जो है इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कोरियोनिक बिली और गर्भाशय ऊतक मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सभी लोग आंसर लगाएंगे कि जो कोरियोनिक बिली और गर्भाशय ऊतक हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो जाइगोट बनाते हैं, ब्लास्टूला बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं, या फिर एंड्रोमेट्रियम बनाते हैं। बताइए क्या बनाते हैं? बताइए क्या बनाएंगे? तो जो कोरियोनिक बिली और गर्भाशय ऊतक हैं ये दोनों क्या एक मतलब कि बोला जाए तो ये दोनों विकासशील भ्रूण और माता के जो शरीर के बीच में एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी बनाते हैं, और इसी को हम वही संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्लेसेंटा है कहते हैं। मतलब कोरियोनिक बिलाई और जो गर्भाशय के ऊतक हैं ये दोनों मिलकर भ्रूण और माता के शरीर के बीच में एक प्लेसेंटा बनाते हैं, जो कि क्या करता है? जो कि है ना मतलब कि जो एक प्रकार से संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, या और ये भी याद रखें कि जो है ना ट्रोफोब्लास्ट होता है वो प्लेसेंटा में उपकला कोशिका होती है, और ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट जो रहती हैं ये मतलब ब्लास्टोसिस्ट की भारी परत होती है, ठीक है। और मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट अंदर की परत होती है, ट्रोफोब्लास्ट उसके ऊपर की परत होती है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए कौन सा ऊतक दो अलग अलग जीवों से प्राप्त होता है। कौन सा ऊतक जो होता है दो अलग अलग जीवों से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा या फिर एंड्रोमेट्रियम या जाइगोड या फिर गेमेट। बताइए कौन सा जो ऊतक है जो कि दो अलग अलग जीवों से प्राप्त होता है। देखिए तो वो कौन सा ऊतक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा जो है दो अलग अलग ऊतकों से प्राप्त होता है। दो प्लेसेंटा क्या है, दो अलग अलग ऊतकों से प्राप्त होता है। किस किस से, तो देखिए कोरियोनिक बिली अलग होता है और गर्भाशय के ऊतक अलग होते हैं, तो दोनों अलग अलग ऊतकों से मिलके क्या बना था, प्लेसेंटा बना था, है ना। चलिए देखिए इसमें लिखा भी है, हमने थोड़ा सा इसका वो भी दिया है, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। देखिए दिया है कि प्लेसेंटा एक ऊतक है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग जीवों से प्राप्त होता है, माँ और विकासशील भ्रूण, ठीक है। और युग्मनज भी दो जीवों यानी कि नर और मादा से विकसित होता है जिन्होंने सहवास किया है। हालांकि युग्मनज एकल कोशिका वाला होता है जबकि ऊतक एकल कोशिका का नहीं होता है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, बताएं। तो इसमें से आपको प्लेसेंटा के कार्य बताने हैं, बताएं कि इनमें से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। तो देखिए प्लेसेंटा के कार्य क्या, पहले तो ये देखते हैं प्लेसेंटा का कार्य क्या क्या होता है। तो प्लेसेंटा का कार्य होता है कि भ्रूण को पोषक तत्वों की पूर्ति करना, बिल्कुल होता है, भ्रूण को पोषक तत्वों की पूर्ति भी करता है। फिर आता है भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति भी करवाता है, बिल्कुल ये भी करवाता है। फिर आएगा भ्रूण में से उत्सर्जित पदार्थ को हटाना, बिल्कुल जो कार्बोहाइड्रेट जो कि उत्सर्जित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको क्या करता है, ये हटाने का काम करता है ना। लेकिन इसमें लिखा है भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कराता है, नहीं कराता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये क्या करता है, हटाने का काम करता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हटाने का काम करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कैसे कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को की आपूर्ति नहीं करता है, जबकि उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट पदार्थ, इन सबको हटाने का कार्य करता है। इसके अलावा भ्रूण का विकास का भी नियंत्रण करता है, भ्रूण की बीमारियों से सुरक्षा भी करता है, गर्भ अवस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों में हार्मोन बनाने का काम करता है, प्रसव के समय बच्चे में एंटीबॉडीज बनाता है। कौन बनाता है, सब ये प्लेसेंटा के ही काम है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, जबकि उसको क्या करता है, हटाने का कार्य करता है। देखिए ये इसके बारे में दिया भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए प्लेसेंटा को भ्रूण से कौन जोड़ता है, प्लेसेंटा को भ्रूण से कौन जोड़ता है, कौन जोड़ेगा, ट्रोपोब्लास्ट जोड़ेगा, गर्भनाल जोड़ेगा, या फिर कोरियोनिक ब्लाई जोड़ेगा, या एंड्रोमेट्रियम जोड़ता है। बताएं प्लेसेंटा को जो भ्रूण से भ्रूण से कौन जोड़ता है, हाँ प्लेसेंटा को भ्रूण से कौन जोड़ता है। तो देखिए जो मतलब कि एक ये कौन जोड़ता है, तो प्लेसेंटा को भ्रूण से कौन जोड़ेगा, गर्भनाल जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, गर्भनाल जोड़ता है, ठीक है। प्लेसेंटा को भ्रूण से गर्भनाल जोड़ता है, और ये जो गर्भनाल होता है ये एक ट्यूब नुमा संरचना होती है, और इसमें ना विकासशील जो बच्चा रहता है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और इसी को हम गर्भनाल भी बोल देते। तो एक ऐसी कैसी होती है, ट्यूब नुमा संरचना होती है, आप ये भी याद रखिएगा,
ठीक है। और ये प्लेसेंटा जो रहता है वो माता ये प्लेसेंटा जो रहता है वो माता और भ्रूण के बीच एक इंटरफेस का काम भी करता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होता है। बताइए कौन सा हार्मोन जो है प्लेसेंटा नहीं निकालता है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन नहीं निकालता है, या फिर एस्ट्रोजन नहीं निकालता, प्रोजेस्टेरोन, या फिर HPL। बताइए कौन सा हार्मोन जो है प्लेसेंटा रिमूव नहीं करता है। तो देखिए प्लेसेंटा एक क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्लेसेंटा एक क्या है, तो प्लेसेंटा एक अंतःग्रावी जो है ग्रंथि है, आप याद रखें, ठीक है। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि ही क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है। तो प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये कौन कौन से हार्मोन निकालती है, तो ये निकालती है जैसे कि लैक्टोजेन हार्मोन निकालती है। कौन सा निकालती है, लैक्टोजेन हार्मोन निकालती है, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकालती है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है, फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है, रिलैक्सिन हार्मोन निकालती है, ये सारे हार्मोन निकालती है, लेकिन HPL हार्मोन नहीं निकालती है। कौन सा नहीं निकालती, HPL हार्मोन नहीं निकालती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, HPL, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन कौन से प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कौन कौन से, लैक्टोजेन है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये सब निकालती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, HPL नहीं निकालती, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखे हैं, सब आपको दे रखे हैं, ठीक है, आप इसमें से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि बताइए पोषक तत्वों उत्सर्जी उत्पादों और गैसों के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम प्रदान करने के अलावा प्लेसेंटा एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है या नहीं। बताइए, अब भी हाल ही मैंने लिखकर बता दिया आपको कि प्लेसेंटा एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है या नहीं है, बताइए। तो देखिए ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि प्लेसेंटा एक क्या है, प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि हार्मोन का स्रावण करती है। और हार्मोन भी कौन से, लैक्टोजेन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन निकालने का कार्य भी करती है। तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। देखिए इसमें दिया भी है कि ये अपने स्राव को नलिका के माध्यम से निकालती है, और ये अपने स्राव को सीधे रक्त प्रवाह या ऊतक में छोड़ती है। और प्लेसेंटा एक कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ना कि बाह्यस्रावी, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कौन सा हार्मोन केवल गर्भ अवस्था के दौरान अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। कौन सा हार्मोन केवल गर्भ अवस्था के दौरान अंडाशय द्वारा निर्मित होता है, बताइए कौन सा होता है। तो प्रोजेस्टेरोन होता है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, या प्लेसेंटल लैक्टोजेन होता है। बताइए कौन सा होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो गर्भ अवस्था के दौरान जो कि अंडाशय से निर्मित होता है, मतलब कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उस हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कौन सा होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, तो याद रखें गर्भ अवस्था के दौरान ये कहाँ से अंडा, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो गर्भ अवस्था के दौरान अंडाशय से कौन सा हार्मोन बनता है, सॉरी अंडाशय से लिखा है, तो अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। किससे बनता है, कौन सा बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। जबकि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो रहता है वो किससे बनता है, तो ये प्लेसेंटा से बनता है। ये किससे बनता है, एक सेकेंड रुके, ये किससे बनता है,
तो प्लेसेंटा से बनता है, प्लेसेंटा से बनता है। ठीक है, किससे बनेगा ये? प्लेसेंटा से बनता है ना। कौन सा? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो HCG हार्मोन है, ये किससे बनता है? तो ये बनता है प्लेसेंटा से। जबकि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये किससे बनता है? तो अंडाशय से बनता है। किससे बनता है? रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय से बनता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? निषेचन के बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? विभाजन, शुक्राजन या अंडजनन या फिर भ्रूण जनन? बताएं। तो देखें, जो निषेचन के बाद शुरू होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं भ्रूण जनन कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है उसको? तो भ्रूण जनन प्रक्रिया कहा जाता है। कौन सी? भ्रूण जनन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। निषेचन के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता। बताइए, ऐसा निषेचन जिसमें है ना प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता, वो निषेचन कौन सा कहलाता है? बताएं, कौन सा निषेचन जिसमें कि प्लेसेंटा ही नहीं बन पाता? तो वो ओवोविविपेरस कहलाता है या ओविपेरस कहलाता है, विविपेरस कहलाता है या सेगमेंटेशन कहा जाता है? तो देखिए, ऐसा निषेचन जिसमें प्लेसेंटा नहीं बनता है उसको ओवोविविपेरस निषेचन कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? ओवोविविपेरस निषेचन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं बनता? तो इसमें प्लेसेंटा नहीं बनता है। ठीक है, इसमें प्लेसेंटा नहीं बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंगनबाड़ी से संबंधित आ चुके हैं। बताइएगा आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सूखा राशन पूरक पोषक आहार वितरण किया जाता है। बताइए, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सूखा राशन होता है जिसे पूरक पोषक आहार वितरण किया जाता है, सप्ताह में एक दिन, प्रतिदिन या 15 दिन में एक दिन या फिर माह में एक दिन? तो देखिए, ये थोड़े जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि ये तो समझाने वाले हैं ही नहीं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सूखा राशन देते हैं पूरक पोषक आहार के रूप में, वो कब दिया जाता है? तो सप्ताह में एक दिन, मतलब एक सप्ताह में एक दिन दिया जाता है। ठीक है, एक सप्ताह में एक दिन दिया जाता है सूखा राशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो ताज़ा मतलब कि पकाकर जो पूरक पोषक आहार दिया जाता है वो कितनी साल के बच्चों को दिया जाता है? 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, 6 माह से लेकर 3 साल तक के, या गर्भवती महिला को या फिर शिशुवती महिला को? बताइए, आंगनबाड़ी में जो पकाकर ताज़ा भोजन दिया जाता है पूरक पोषण, वो किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। किसको? 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, आंगनबाड़ी केंद्र में जो सूखा राशन होता है वो प्रदान किया जाता है 6 से लेके 3 साल तक के बच्चों को, गर्भवती शिशुवती माता को, किशोरियों को या फिर उपरोक्त सभी को? बताइए, जो सूखा राशन होता है वो किसको दिया जाता है? तो आंगनबाड़ी से जो सूखा राशन होता है ये सबको ही दिया जाता है, चाहे वो 6 महीने से लेके 3 साल तक का बच्चा हो, गर्भवती और शिशुवती माता हो या बालिका हो, कोई भी हो, इनको सबको जो है सूखा राशन दिया जाता है आंगनबाड़ी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार के लिए प्रावधानिक राशि कितनी है? देखिए, जो आंगनबाड़ी द्वारा हितग्राहियों को प्रदान की जाने वाली पूरक पोषण आहार के लिए कितनी राशि दी जाती है? 6 माह से 72 माह तक के बच्चे के लिए 8 रुपये, और 6 से लेके 72 महीने तक के बच्चे के जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा है उसको 12 रुपये, और गर्भवती शिशुवती और किशोरी बालिका के लिए 9.5 रुपये, या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। याद रखें, जो आंगनबाड़ी होता है उसमें 6 से लेकर 12 महीने तक का सामान्य बच्चा है तो उसको प्रति बच्चे 8 रुपये आएगा। फिर 6 से लेकर 12 महीने का 72 माह का बच्चा है और वो गंभीर रूप से कुपोषित है तो उसको प्रति बच्चे के लिए 12 रुपये का भोजन आएगा। और
गर्भवती और शिशुवती और किशोरी बालिका के लिए 9.5 रुपये प्रति के हिसाब से पूरक पोषण आहार की प्रावधान राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि आंगनबाड़ी केंद्र में 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो कि सामान्य बच्चे हैं, मतलब कोई बीमारी नहीं है, उनको कितना पूरक पोषण आहार मतलब उनके जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है उसमें कितनी कैलोरी होती है और कितना प्रोटीन होता है, बताइए। 6 माह से लेके 6 साल तक के बच्चे में तो देखिए सामान्य बच्चा है तो उसमें जो आंगनबाड़ियों में जो पूरक पोषण दिया जाता है तो उसमें कितना लेंगे, तो याद रखें आप, उसमें 300 कैलोरी उसमें किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और 8 से लेके 10 ग्राम तक प्रोटीन होता है एक सामान्य बच्चे के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो फिर उसको कितना कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, देखिए 300, और ये तो किसके लिए है, सामान्य बच्चे के लिए, ये किसके लिए है, सामान्य बच्चे के लिए है। लेकिन जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा है तो आंगनबाड़ी में जो पूरक पोषण देते हैं उसको कितनी कैलोरी दी जाती है, तो याद रखें उसको ऊर्जा कितनी 600 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा दी जाती है, जबकि 16 से लेकर 20 ग्राम प्रोटीन इसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुवती गर्भवती महिला को कितना दिया जाता है, चाहे गर्भवती हो, शिशुवती हो या किशोरी है, उसको कितनी, तो याद रखें उसको कितना दिया जाएगा, तो उसको 600 किलो कैलोरी दी जाएगी और 20 से लेके 25 ग्राम तक प्रोटीन दिया जाता है। ये सामान्य बच्चे के लिए है। ठीक है, सामान्य बच्चे को 300 किलो कैलोरी और 300 कैलोरी और 8 से लेके 10 ग्राम तक प्रोटीन, जबकि जो गंभीर रूप से कुपोषित है, गंभीर रूप से जो कुपोषित है तो उसको कितना दिया जाता है, तो 600 कैलोरी और कुपोषित है तो ठीक है उसको 600 कैलोरी और 16 से लेके 20 ग्राम तक प्रोटीन देते हैं, जबकि 600 कैलोरी और 20 से लेके 25 ग्राम प्रोटीन किस किस को दिया जाता है, गर्भवती माता को, शिशुवती को और किशोरी बालिका को दिया जाता है। ठीक है, आंगनबाड़ियों में। चल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, बताइए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, धैर्य रखना, दृढ़ता और शिष्टाचार या फिर उपरोक्त सभी, बताइए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, तो याद रखें सबसे बड़ा गुण क्या है उनका, ये कि आत्मविश्वास होता है। ठीक है, धैर्य के साथ कार्य करती हैं और उनके अंदर शिष्टाचार होता है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों के पोषण पर किया गया व्यय क्या है, बताइए कितना व्यय किया जाता है। व्यय मतलब कि अगर बच्चों के पोषण पर अगर व्यय करेंगे उसको व्यय बोलेंगे, अपव्यय बोलेंगे, निवेश बोलेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। तो देखिए ना तो उसको व्यय बोलेंगे, ना ही उसे अपव्यय बोलेंगे, ना ही उसे निवेश बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते हैं ना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पोषण आहार से बच्चे का विकास मुख्य भूमिका निभाता है। बताइए पोषण आहार से संबंधित है कि पोषण आहार से बच्चों के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है, किस में, शरीर के विकास में या फिर शरीर के विकास में या फिर वृद्धि में या फिर है ना क्या कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली में या उपरोक्त सभी में। बताइए पोषक आहार जो रहता है बच्चे की किस विकास में भूमिका निभाएगा, तो याद रखें सभी में निभाता है, किसमें, चाहे वो बौद्धिक विकास हो या फिर है ना क्या कहते हैं शारीरिक विकास हो या प्रतिरक्षा प्रणाली विकास हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पोषक आहार में आवश्यक होते हैं, बताइए क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक आहार लेने चाहिए, या शरीर की वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण के लिए लेने चाहिए, या रोगों से लड़ने की क्षमता मतलब कि रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए लेना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं पोषण आहार क्यों लेना चाहिए, तो देखिए पोषक आहार क्यों लेना चाहिए, ये सभी चीज़ों के लिए है ना, हमें ऊर्जा भी मिलती रहे, हमारी वृद्धि हो, विकास हो, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत हो और जो शरीर जो रहता है शरीर की रक्षा भी हो सके रोगों से। ठीक है, तो सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बताइए
नेक्स्ट है कि वृद्धि पोषक तत्व जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो मुख्य स्रोत कहाँ से मिला, मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे, भोजन से मिलेंगे, संश्लेषण से मिलेंगे, दोनों से मिलेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए वो कहाँ से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा किससे मिलेंगे, तो भोजन से मिलेंगे, संश्लेषण से नहीं, किससे मिलेंगे, भोजन से मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषक तत्व होते हैं, बताइए पोषक तत्व होते हैं कैसे होते हैं, बेहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, मतलब बेहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, दोनों प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, आ और ब दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए नेक्स्ट है कि बेहद मतलब मुख्य मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व में शामिल है। इसमें से जो बेहद पोषक तत्व हैं उनमें कौन शामिल है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज लवण, विटामिन, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या क्या शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। बेहद मतलब मुख्य रूप से हमारे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए, वसा भी होनी चाहिए, और प्रोटीन भी होना चाहिए, और फिर खनिज लवण और विटामिन तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल है, सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन शामिल है, विटामिन मतलब जो जल में मिले और वसा में मिले दोनों, और सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, है ना। विटामिन कम मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है, कम, क्योंकि ये सिर्फ रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ये विटामिन भी सूक्ष्म पोषक तत्व में आएगा, और सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण भी आएगा। ठीक है, चलिए बताइए विटामिन ए होता है, बताइए किस में होता है, मछली में, दूध व दूध से बने सामान में, लाल पीले फल में, हरीदार सब्जी में, या उपरोक्त सभी में ही होते हैं। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी ही हो जाएगा, है ना। विटामिन ए मछली से भी मिलेगा, दूध से बने पदार्थों से भी मिलता है, पीले हरे फलों में भी मिलता है, पीले लाल फलों में भी मिलता है, और हरी सब्जियों से भी मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए कि संतुलित आहार में शामिल होता है, संतुलित आहार में शामिल कौन कौन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, या उपरोक्त सभी है। तो देखिए संतुलित आहार में क्या शामिल है, तो बिल्कुल विटामिन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और वसा भी होना ही चाहिए। ठीक है, अभी तक अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बताइए कि सब्जियां हरी पत्तेदार भाजी, फल, दूध, दही आदि में पाया जाता है क्या, बताइए सब्जियां हरे पत्तेदार सब भाजी, फल, दूध, दही में क्या पाया जाता है, खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इनमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन्स पाए जाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, हरीदार पत्ते भाजी हो, फल, दूध, दही हो, इन सब में विटामिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि एक साधारण कार्य करने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बताएं साधारण काम करने वाली जो महिला होती है उसको कितना कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो उसको 1900 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन की डेली आवश्यकता होती है साधारण महिला को, है ना, साधारण कार्य करने वाली महिला को। ठीक है, बताइए मध्यम कार्य करने वाली महिला को कितनी कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये तो साधारण को ज़रूरत है, तो कितनी हो जाएगी, इनको कितनी होगी, तो याद रखें जो मध्यम कार्य करने वाली जो महिला होती है उनको 2200 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मध्यम कार्य करने, और जो भारी कार्य करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको 3000 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सामान्य को कितने 1900 की आवश्यकता होती है, 1900 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, मध्यम काम करने वाली को कितना होता है, तो 2200 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन, जबकि भारी काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको 3000 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बताइए गर्भवती महिला को गर्भ अवस्था के दौरान प्रतिदिन कितना अतिरिक्त
अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो देखें, गर्भवती जो महिला होती है उसको गर्भ अवस्था के दौरान कितना, तो याद रखें कितनी, तो उसको 300 प्लस 300 मतलब कि कैलोरी और प्लस 15 जो है उसको किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती अतिरिक्त के रूप में। तो देखिए, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। जाते समय सभी लोग क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये मैराथन सेकंड मैराथन थी। पहली जो मैराथन थी उसमें हमने आपको मॉडल पेपर कराया था, और उस मॉडल पेपर वाली क्लास को अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, टॉप 5000 का सेक्शन और टॉप 100 क्वेश्चन का जो सेक्शन है, दोनों जो उनमें आपको हमारी क्लासेस पूरी महिला पर्यवेक्षक से संबंधित, चाहे वो हमने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हों या फिर प्रैक्टिस सेट कराए हों, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप ज़रूर वहाँ से देख सकते हैं, और क्लास को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आप लोग आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और ये सभी क्लासेस जो है आपकी 7 जो मार्च को से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको टारगेट करके ये मैराथन्स बनाई जा रही हैं। और अब जो आपका अगला टॉपिक है वो ICMR से संबंधित है। तो ICMR से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं हम आपको करवाएंगे अगले मैराथन क्लास में, और हर एक टॉपिक से आपको पूरा आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और जो भी है क्वेश्चंस एक लाते हैं, लेकिन उसमें हम बहुत कुछ समझाकर आपको कई क्वेश्चंस बना देते हैं। तो अगर आपके इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, और बहुत ध्यान से सुनिए कि हम किस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बता दीजिएगा, हम आपका डाउट वहीं पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।